आज दिनांक 2 नवंबर 2025 को आप मेरे रिलेटिव भी हैं और रविशंकर रवि आए हुए हैं और बेहद अनौपचारिक माहौल में बस यूं ही एक इंटरव्यू की तरह एक वीडियो का मन हुआ तो मैंने व्यक्त किया और आपने भी कह दिया है कि ठीक है। तो सबसे पहले हम आपसे आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। संक्षिप्त रूप से कृपया आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में आप बताएं। मेरी शिक्षा दीक्षा, मैं मूलतः ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ हूं और ग्रामीण परिवेश में ही हमारा लालन पालन हुआ। मेरी शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई और उसके बाद मध्य विद्यालय बिहटा में मैंने 6 to 8 की पढ़ाई की। बाद में पथरौल हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद मैं इंटरमीडिएट टीपीएस कॉलेज पटना से किया जी। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने पटना विश्वविद्यालय से भी किया, लेकिन सेवा में रहते हुए वो अधूरी रह गई, जिसके कारण बाद में मुझे नालंदा खुला विश्वविद्यालय से स्नातक करना पड़ा और उसके बाद स्नातकोत्तर नालंदा खुला विश्वविद्यालय से ही सेवा में रहते हुए शायद आपको स्वर्ण पदक भी समाज शास्त्र के पीजी करते हुए मिला। पीजी की डिग्री थी वो जी। 14-16 सत्र में मैंने स्नातकोत्तर नालंदा खुला विश्वविद्यालय से किया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मुझे स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। आपके पिता जी का आपके शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या वो शिक्षा दीक्षा तो बाद की बात है, क्योंकि मेरा और उनका मेरा सानिध्य, उनका सानिध्य मेरे साथ जो रहा वो मात्र 17 वर्षों तक रहा। लेकिन जीवन में मूल्यों के आधार पर जीवन जीने की जो कला है मैंने उन्हीं से सीखी। दरअसल वो भी पटना विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर थे, बीएड थे जी। और एकेडमिक तो थे ही, साथ साथ जीवन जीने की जो कला उनकी थी और लोगों के साथ जो उनका सामान्य व्यवहार था या सामान्य सर्वकार यूं कहे, वो काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी संवेदनशील व्यक्ति थे और समाज के लिए हम सदैव समर्पित रहने वाले थे। आप 4 बहन हैं और एक भाई हैं जी जी। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भाइयों एवं बहनों, और उस समय का जब आप बहुत छोटे रहे होंगे उस समय और आज के वक्त में बहुत परिवर्तन है, तो उस वक्त आपकी बहनों और आपकी शिक्षा दीक्षा में आप कुछ असमानता थी या समान? क्या कुछ भी नहीं जी। मेरी शिक्षा दीक्षा और मेरी बहनों की शिक्षा दीक्षा में किसी भी प्रकार की असमानता नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि क्योंकि हम लोग 4-5 भाई बहन ग्रामीण परिवेश से होते हुए गांव के विद्यालय से पढ़े। बाद में पटना में पढ़ा। बड़ी बहन हमारी थी तो उन्होंने ट्रेनिंग की परीक्षा दी, ट्रेनिंग किया जो शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा उन्होंने दिया। औरंगाबाद में वो लोग रहते थे और रह के उन्होंने पढ़ाई की जी जी। बाद में पिताजी के गुजर जाने से थोड़ा सा वो सेवा काल में ही गुजर गए। सेवा काल में गुजर गए और चूंकि हेड ऑफ द फैमिली थे, उनके न रहने से थोड़ी दिक्कत हुई। मेरी शिक्षा दीक्षा भी इंटर के बाद अपूर्ण रही, उसका शायद यही कारण था। बाद में लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि मेरे और मेरी बहनों में किसी प्रकार का असमानता शिक्षा दीक्षा
अभिभावक को देने के क्रम में किसी तरह की कोई असमानता। इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं पूछ लेना चाहूँगा, क्योंकि सामाजिक परिवेश में, जिस सामाजिक परिवेश में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर घर में एक बेटा प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की लालसा हर अभिभावक को होता है, माता और पिता को। तो आपको अपनी फैमिली में क्या लगता है, क्या इस तरह की कोई बात थी अथवा नहीं था? जहाँ तक मेरा जो जन्म हुआ था, मेरे जन्म के पूर्व जो मैं सुनता हूँ उसमें माता जी के द्वारा मैं सुनता हूँ, तो ये जरूर बात थी जी, क्योंकि मेरा जन्म 4 बहनों के बाद हुआ था। जी जी। और उस समय की जो सामाजिक परिवेश थी, उन परिवेश में चूँकि पुरुष प्रधान समाज है भी, जी जी। तो ये होता था कि जिनके लड़के नहीं होते थे उनको सामाजिक तौर पर मतलब यूं कह लें कि उनको इन्फीरियर समझा जाता था। जी जी। लेकिन अब समाज बदल रहा है और अब चूंकि किसी तरह का कोई लैंगिक असमानता की स्थिति समाज में नहीं है, उन दिनों तो थी ही। जी जी। जिसके चलते जो नहीं भी चाहते थे लैंगिक रूप से, जो असमानता नहीं भी चाहते थे, उनके लिए भी पुत्र की प्राप्ति समाज को दिखाने के लिए आवश्यक था। जी, आज के संदर्भ में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आज बदलते दौर में बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए और आगे आने वाली संतति के लिए वो पहचान किस तरह से बनाएं। बहुत ही मुश्किल दौर से हम लोग या हमारा परिवेश समाज गुजर रहा है। जो इंटरनेट और मोबाइल है और लैपटॉप इत्यादि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीडिया का समावेश शिक्षा में हो गया है एक तरीके से, तो इस तमाम तरीके से जो बच्चों पर प्रभाव उसका पड़ा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो चूंकि अभी की जो परिस्थिति है वो मोबाइल और इंटरनेट तो सर्वसुलभ है, तो इसको पूरे तौर पर तो आप अलग नहीं कर सकते हैं। जी जी। लेकिन बच्चों में सर्वप्रथम नैतिक मूल्यों को विकसित करना एक अभिभावक के लिए चैलेंजिंग है जी। और यह बहुत बड़ी चुनौती है। बच्चे नैतिक रूप से सशक्त रहें जी, उनके अंदर अनुशासन हो, जी। ये सुनिश्चित करना हम समझते हैं कि हर एक अभिभावकों का प्रथम दायित्व होना चाहिए। जी, जी, जी। शिक्षा दीक्षा की बात तो अलग है, लेकिन अनुशासन और नैतिकता, इसकी पाठ हमको अगली संतति के लिए जी, जी। यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी हो, हमारे राम और कृष्ण की जो परंपरा है, संस्कार है, जी। वो संस्कार हम अपने संतति में डालें। यदि वो नैतिक रूप से सांस्कारिक तौर पर सशक्त हो जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई तो यूं ही होता रहेगा। पढ़ाई लिखाई में मतलब वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, जी जी, सांस्कारिक गुणों का सांस्कारिक गुणों का समावेश बच्चों में हो। जी जी। और बाद में अगर वो उस दृष्टि से सशक्त हो जाते हैं तो खुद बुरा और भला समझना शुरू कर देंगे। आप एक शिक्षक हैं, तो मैं आपसे क्या कोई एक ऐसा क्षण या कोई ऐसा पल आया हो जिसमें आपके स्कूल में, विद्यालय में कोई बच्चा गलत संगति में हो और आपने उसे देखा हो, ऐसे देखने में आता है, और फिर आपको वहाँ से कुछ इनिशिएटिव आपने लिया हो, ऐसा कोई अगर याद स्मृति में हो तो कृपया। नहीं, हम इन चीज़ों को 2 तथ्यात्मक विषयों में जोड़ेंगे। एक संस्मरण मुझे है कि हमारे विद्यालय का एक बच्चा, 26 जनवरी की बात थी जी जी, और वो बच्चा को मैं 26 जनवरी के लिए कुछ सामग्री बाजार से क्रय करना था, तो मैंने उस बच्चे को अपने मोटरसाइकिल में बिठाया और साथ में वो था। जी जी। मैंने ऐसे ही लिया, मैं बहुत ज़्यादा उसके विषय में, मतलब मैं बतौर प्रधानाध्यापक हूँ, तो विद्यालय में जो वर्ग शिक्षक होते हैं बच्चों के बारे में अकादमिक समझ या अन्य विषयों में समझ उनकी
जवाबदेही है ऐसे प्रधानाध्यापक के तौर पर। मेरी भी जवाबदेही सभी बच्चों के लिए है, जी जी। लेकिन मैं उसके विषय में नहीं जानता था। लेकिन मैं उस बच्चे के साथ जा रहा था, बाइक पर वो पीछे बैठा था। तो मुझे याद है कि उन दिनों ये कुछ इंटरनेशनल विषयों पर वो इतना गंभीर तर्क प्रस्तुत किया कि मुझे बरबस ही उससे पूछना पड़ा कि विद्यालय के बाद तुम क्या करते हो, स्वाध्याय किस प्रकार का करते हो। उसने कहा कि वह रोने लगा और कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ सर, हमारे पिताजी का किडनी खराब हो गया है, झोपड़ी में मैं रहता हूँ, लेकिन इंटरनेट के द्वारा ही, जैसे कि आपने इंटरनेट के बारे में पहले ही कहा, तो इंटरनेट का जो साइड इफेक्ट है, जी जी जी, एक तो बुरा की तरफ आपने इशारा किया, लेकिन उस बच्चे के संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूँ कि वो बच्चा रोने लगा और कहा कि ट्यूटर को मैं पैसा देने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए हमारा बड़ा भाई भी अभी ISC करने के बाद BSc में है और SSC की तैयारी कर रहा है, और मैं चूँकि क्लास 8 में हूँ, लेकिन फिर भी 9-10 का मैथ बनाता हूँ और ललक है कि किसी भी प्रकार से मैं पढ़ जाऊं और अच्छे पद पर चला जाऊं। जी, जी, जी। मैंने उसके लिए एक उसके सम्मान में एक दिन चेतना सत्र में उस बच्चे को बुलाया और हमने उसको इनकरेज किया अपने स्तर से। तो एक ये विषय है होनहार बच्चे के संदर्भ में, और एक बच्चा ऐसा है हमारे यहाँ कि चूंकि वो मानसिक रूप से दिव्यांग है, उसको कह लीजिए, लेकिन मैंने उसको देखा कि गलत संगति में भी पड़ा हुआ है, लेकिन भावनात्मक रूप से मैंने देखा कि जितना भी क्रिएचर इस संसार में है, चाहे बच्चे के रूप में है, वो विलक्षण होते हैं। ये बात मैंने महसूस किया। संगति उसकी बुरी थी, मानसिक रूप से वो दिव्यांग था, फिर भी भावनात्मक रूप से उसका जो मेरे प्रति सम्मान था, मैं उससे अभिभूत हुआ और मैंने रोज अपने पास उसको, अपने प्रधानाध्यापक कक्ष में ही उसको एक बेंच पे बैठाया और 1 महीने तक मैंने उसके साथ जो भी था आदान प्रदान करना शुरू किया, जिससे काफ़ी उसके समझ में और उसकी अकादमिक विषयों में समझ बढ़ी। और मैंने पाया कि इन सब नवाचार से बच्चों को आगे ले जाया जा सकता है। यदि कोई बच्चे उस तरह के हैं भी, तो ऐसा नहीं है कि उनको ठीक नहीं किया जा सकता है। एक शिक्षक के रूप में हमारी नैतिक जवाबदेही भी बनती है कि वैसे बच्चे जो हाशिए पर हैं या मूल धारा से जो हट चुके हैं, उनके लिए हम एक अतिरिक्त कार्य का निश्चित रूप से ये पल जो आपने शेयर किया, गौरव से, एक शिक्षक के लिए गौरव से मन भर गया। और संवेदन वाली बात थी, संवेदना उभर आया। वाकई में बहुत ही बढ़िया जो आपने जो किया, उसे शेयर किया यहाँ पर। इसके बाद ये तो शिक्षा संबंधी बात हो गई। बच्चे, थोड़ा हम अलग बात कर लें तो शादी विवाह की थोड़ी बात मैं करना चाहूँगा। जैसे इसके पहले आपने कहीं जिक्र किया था कि आप बहुत अच्छा बचपन में गाते थे, गायन शैली आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन पिताजी के द्वारा क्लास 4th या 5th में जब थे आप, तो उस वक्त ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि वो फिल्मी जो गाने थे उसके जो शब्द थे पिताजी को वो अच्छे नहीं लगते थे। बाद में फिर वो, तो उसके संदर्भ में थोड़ी सी बात करें। हाँ, बचपन में ही, ये तो सरस्वती की देन है। गायन शैली मैंने कहीं से सीखा नहीं, यूं ही जो गाने गाए जाते थे ऑडियो में, उसी का नकल करके मैंने गाना सीखा था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, हमारे हिंदी के एक शिक्षक थे, अभी वो जीवित नहीं हैं, वो बैकुंठवासी हैं,
श्रीकांत चंद जैतपुरिया। उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया। वो भी हिंदी के जैतपुरिया शिक्षक। टाइटल था वो? हाँ, जैतपुरिया टाइटल था। वो एक कवि थे, मूलतः कवि थे। अच्छा, किसी गांव से थे? जैतपुर से थे। अच्छा जी, जी। हाँ। तो मुझे याद है कि हाई स्कूल तक मुझे फर्स्ट सिंगिंग में फर्स्ट स्थान रहता था। एक बार संयोग से मेरी बड़ी बहन का एक लड़का हुआ था, भांजा मेरा था। तो संयोग से मैं 26 जनवरी को नहीं शरीक हो पाया था विद्यालय में। जी जी। तो जो भी पारितोषिक वितरण हुए उसमें जो लोग उपलब्ध थे उनको फर्स्ट सेकंड दिया जाता है। तो फर्स्ट पोजीशन में किसी बच्चे को हमारे गांव के ही बैजनाथ बाबू जो थे उन्होंने फर्स्ट प्राइज उसको दिया। श्रीकांत बाबू ने उनको टोका कि नहीं, फर्स्ट तो फर्स्ट है जो अभी नहीं है, सेकंड आप किसी को दे सकते हैं। बाद में मैं जब विद्यालय पहुंचा तो एक भावात्मक रूप से। ये कौन कहा कि फर्स्ट तो फर्स्ट है? श्रीकांत बाबू जो हमारे श्रीकांत बाबू कौन थे? हिंदी के शिक्षक हमारे हिंदी के शिक्षक थे जो अभी नहीं है, दिवंगत अच्छा, हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा और मुझे डांटा और बुलाया, कहा कि ऐसे प्रयोजनों में तुम्हारे विद्यालय में अनुपस्थिति। उनको ऐसा लगा होगा कि शायद आप बेहतर जी जी। वो बोले कि ऐसे प्रयोजनों में विद्यालय में अनुपस्थित रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम ऐसे प्रयोजनों में दोबारा नहीं शामिल हुए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारा प्राइज हेडमास्टर कक्ष में रखा हुआ है, तुम ले जाओ। जी, एक लास्ट प्रश्न में इस छोटे से इंटरव्यू में लास्ट प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि आज के जो बच्चे हैं उनका जो जिस तरह से शादियाँ होती हैं, एक अरेंज मैरिज होता है और एक जो खुद से वो कर लेते हैं, तो शायद उनका नाम कुछ अलग तरीके से जो भी दिया जाता हो, लव मैरिज दिया जाता हो या कुछ और भी दिया जाता हो। आप इन दोनों में से किसके पक्षधर है या फिर इस पर क्या कहना चाहिए? मैं दोनों का पक्षधर हूँ। मैं इसको दो भाग में बांटूंगा। पहला तो ये कि बच्चे अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो जो उन्हें अच्छा लगता है वो अपने माता पिता को बताएं, और हो सके तो हमारे यहाँ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कास्ट का रेस्ट्रिक्शंस है या बहुत सारे सामाजिक रेस्ट्रिक्शंस है। तो एक समाज शास्त्र का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं जाति भेद में तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा मोटे तौर पर कि बच्चों को जो अच्छा लगता है, अभिभावक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अगर लव मैरिज में हैं तो उसको अरेंज मैरिज वो करा दें, ताकि उनका जीवन है वो समझते हैं एक दूसरे को। तो लव मैरिज में कास्ट डिफर हो सकता है ना? ऐसे तो कास्ट भेद तो होना ही नहीं चाहिए। कास्ट के इंटरकास्ट मैरिज भी अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ सामाजिक अवधारणा जो अभी जो संकुचित है, तो ऐसी परिस्थितियों में बच्चे अगर जैसा करें हमको अरेंज कर देना चाहिए। बच्चे अगर लव मैरिज में जाते हैं तो हमारा दायित्व तो बनता है कि उसको हम अरेंज करते हैं। तो इस संदर्भ में आप एक शिक्षक के बतौर ये मैसेज देना चाहेंगे अपने बाकी लोगों को कि अगर बच्चे इस तरीके से आगे आए तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं, यदि बच्चे अपने अनुभव के आधार पर सही तरीके से हैं, उसकी जांच परख करना उसका दायित्व है, अभिभावक का दायित्व है कि बच्चे कहीं गलत। लव मैरिज का मतलब है कि जो उनकी सामान्य समझ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं, तो वहां पर एक गार्जियन के तौर पर सामान्य समझ के लिए हम उनको टोकें कि ये गलत है, लेकिन यदि ठीक ठाक है तो अलाउ करने में कोई। कभी कभी कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, गार्जियन कहने लगते हैं तू गलत है गार्जियन, और बच्चे समझते हैं कि मैं ठीक हूँ। उस स्थिति में नहीं, इस मामले में गार्जियन को थोड़ा उदार होना चाहिए जी। और थोड़ा अपना ईगो मन में नहीं रख के उदारता पूर्वक बच्चे के जीवन के बारे में, चूंकि मेरा बच्चा वो है, उसके जीवन का सवाल है, तो थोड़ा सा हम उसमें उदार होकर और देखें और किसी भी प्रकार से हम अपने बच्चे से सामंजस्य बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर रवि जी।
आप एक शिक्षक के बतौर हमारे पास उपस्थित हुए और उसी तरीके से हमने कुछ सवाल भी आपसे पूछे। करीब 20 मिनट का ये इंटरव्यू एक बार फिर ये सुरक्षित है और आगे आने वाली पीढ़ियों में शायद मैं ना हूँ, आप ना हो या और भी कई लोग ना हों, लेकिन ये सुरक्षित रहेगा इस तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।